हेलो प्यारे स्टूडेंट्स। अभी तक हम सब पिछले लेक्चर में वैद्युत आवेश तथा वैद्युत आवेश के प्रकार की बात किया था। अब हम सब इस लेक्चर में वैद्युत आवेशन की विधियों की चर्चा करेंगे। आइए बात करते हैं वैद्युत आवेशन की चर्चा। वैद्युत आवेशन इलेक्ट्रिक चार्जिंग। इलेक्ट्रिक चार्जिंग क्या है, वैद्युत आवेशन क्या है? तो कोई भी पदार्थ हो उसको हम सब आवेश देते जाएं, आवेश बढ़ाते जाएं। आवेश जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो इस आवेश बढ़ाने की यही जो प्रक्रिया होती है, इसी प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं। तो आवेशन कितने प्रकार से किया जा सकता है, तो इसको हम सब देखते हैं। आवेशन के लिए चालन विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं, कंडक्शन मेथड। घर्षण विधि, फ्रिक्शन मेथड, प्रेरण विधि, इंडक्शन मेथड। आइए हम सब बात करते हैं चालन विधि क्या है। तो एक अनावेशित चालक ले लेते हैं, आवेश रहित है, इस पर कोई भी आवेश उपस्थित नहीं है। ये आवेश रहित एक चालक ले लेते हैं। इस चालक के पास हम सब एक आवेशित क्षण लाते हैं। जैसे ही आवेशित क्षण लाएंगे और इसको ले आकर के इसमें स्पर्श करा देते हैं, इसको ले आकर के इसमें स्पर्श करा देते हैं। स्पर्श कराने के पश्चात आवेशों का स्थानांतरण शुरू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल करके इसको न्यूट्रल करना स्टार्ट कर देते हैं। न्यूट्रल करते रहते हैं तो ये भी आवेशित होना शुरू हो जाता है, अर्थात ये भी आवेशित होने लगता है। कुछ समय पश्चात हम सब इसको हटा लेते हैं तो ये देखते हैं यह जो अभी तक अनावेशित चालक था, अब यह चालक आवेशित हो गया है। तो यह आवेश इसके सतह पर वितरित हो जाता है। चालक है अतः पुनः इसका व्यवस्थीकरण होता है, पुनः यह व्यवस्थित हो जाता है, जिससे इसके पृष्ठों पर आवेश आ जाता है। यह विधि चालन विधि कहलाती है, कंडक्शन मेथड कहलाता है। दूसरी विधि आती है घर्षण विधि। दूसरी विधि घर्षण विधि की बात करते हैं हम सब। इसमें दो ऐसे पदार्थ की कल्पना करते हैं जो आवेश रहित हो, अर्थात उसमें कोई भी आवेश उपस्थित नहीं है। एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ के ऊपर
हम सब क्या करें, फ्रिक्शन कराएं, घर्षण कराएं। जैसे ही फ्रिक्शन कराएंगे एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे में स्थानांतरित होते जाएंगे। इस तरीके से एक धनावेशित हो जाता है तो दूसरा ऋण आवेशित हो जाता है। ऐसे कुछ पदार्थ की कल्पना करते हैं जो आपस में घर्षण कराने से वो आवेशित हो जाते हैं। इसमें एक हम सब कहानी के माध्यम से थोड़ा सा इनके पदार्थों की कल्पना करते हैं। एक बिल्ली है, वह बिल्ली नाइट में यह बिल्ली नाइट में प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठी है, प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठी है। तो उसने फल खाया, फल खाए गप से। गप अर्थात ग्लास, गप अर्थात ग्लास, ग्लास मतलब कांच। गप से खाए उसने फल को, तो गले में उसके रेशा फंस गया, गले में उसके रेशा फंस गया। उस रेशे को लोहे की छड़ से उस रेशे को निकाला गया। तो इस आधार पर इस छोटी सी कहानी में हम सबको इधर जो मिला, इनको हम सब इसके साथ घर्षण कराने पर तो ये धन आवेशित होता है, दूसरा वाला ऋण आवेशित होता है। बिल्ली को एबोनाइट रॉड में घर्षण कराने पर बिल्ली की खाल धन आवेशित हो जाती है और एबोनाइट छड़ वह ऋण आवेशित हो जाती है। अब बिल्ली की खाल को प्लास्टिक की छड़ के साथ घर्षण कराने पर बिल्ली की खाल धन आवेशित हो जाती है, जबकि प्लास्टिक की छड़ ऋण आवेशित हो जाती है। फलालेन ले लेते हैं, फलालेन को ग्लास के साथ, कांच के छड़ के साथ घर्षण कराने पर कांच की छड़ ऋण आवेशित हो जाती है, जबकि फलालेन धन आवेशित हो जाता है। ग्लास अर्थात कांच जो है, कांच की छड़ को रेशम के साथ घर्षण कराने पर रेशम ऋण आवेशित हो जाता है, जबकि ग्लास धन आवेशित हो जाता है। इसी तरह से लोहा को रेशम के धागों के साथ घर्षण कराने पर रेशम का धागा ऋण आवेशित हो जाता है तथा लोहा धन आवेशित हो जाता है। इस प्रकार के कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो धन आवेशित हैं और ऋण आवेशित होते हैं। ये घर्षण के कारण उत्पन्न होते हैं। आगे चलते हम सब बात करते हैं प्रेरण की घटना। प्रेरण के द्वारा किस प्रकार से आवेशन किया जाता है। आइए अभी बात कर रहे थे हम सब, एक कोई चालक है। इस चालक में अभी आवेशहीन है, आवेश रहित है। यह चालक अभी आवेश रहित है। इस आवेश रहित चालक को इसके पास मैं एक क्षण लाऊं, धन आवेशित क्षण मैं ले आता हूं इसके पास में, तो होगा क्या, अभी तो ये आवेशहीन है, परंतु जैसे ही ये क्षण हमसे इसके पास लाऊंगा तो इसमें प्रेरण का गुण उत्पन्न हो जाता है। अब प्रेरण की इस गुण के कारण इसको हम स्पर्श नहीं कराएंगे, टच नहीं कराएंगे इसमें, तो प्रेरण के गुण के कारण, इंडक्शन जो मेथड है इसके जो है प्रॉपर्टी के कारण इसकी ओर इलेक्ट्रॉन आकर्षित होते, अट्रैक्ट होते।
इस क्षण की ओर, जिस कारण इधर ऋणावेशित हो जाता है, अर्थात इधर ऋण की संख्या में वृद्धि होती जाती है और इधर धन की संख्या में क्या होती जाती है, वृद्धि होती जाती है। इधर धन की संख्या में वृद्धि होती जाती है, इधर ऋण की संख्या में वृद्धि होती जाती है। अब हम सब करेंगे क्या, इसको पृथ्वी के साथ अटैच्ड कर देते हैं, इसको पृथ्वी के साथ अटैच्ड कर देते हैं, पृथ्वी के साथ जोड़ देते हैं। तो पृथ्वी से निकल करके इलेक्ट्रॉन इसको न्यूट्रल करते जाते हैं, इलेक्ट्रॉन इसको न्यूट्रल करते चले जाते हैं। अब ये न्यूट्रल होते होते तो ये जब पूरा न्यूट्रल हो जाता है कुछ समय के पश्चात, तो हम सब करते क्या है, इसको ब्रेक करके हटा देते हैं, इसको ब्रेक करके हटा देते हैं। अब फिर से ये व्यवस्थित होकर के आवेश जो है, ऋण आवेश जो है, या फिर से व्यवस्थित होकर के इसके चारों तरफ पृष्ठों पर फैल जाता है, एक समान रूप से व्यवस्थित हो जाता है। इस प्रकार से यह मेथड प्रेरण विधि कहलाती है, यह विधि प्रेरण विधि कहलाती है। इसके पश्चात हम सब बात करते हैं वैद्युत आवेश के मूल गुण की। आइए बात करते हैं हम सब वैद्युत फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो पहला प्रॉपर्टी वैद्युत आवेशों की योज्यता। वैद्युत आवेशों की योज्यता। कोई भी सिस्टम है, निकाय है, उस पर संपूर्ण चार्ज जो होता है, संपूर्ण जो चार्ज होता है, टोटल चार्ज होता है, तो उसमें उपस्थित जितने भी कण होते हैं, आवेशित कण, उन सभी आवेशित कणों का अलजेब्रिक समेशन होता है। अलजेब्रिक समेशन के रिजल्ट के इक्वल होता है। अब इसमें हम सब एक सिस्टम लेते हैं, एक निकाय ले लेते हैं। उस निकाय में हम सब बात करते हैं, दो बिंदु आवेश हैं Q1 और Q2। अब यह बिंदु आवेश एक निकाय बना रहे हैं। अब इस निकाय का संपूर्ण जो चार्ज होगा, टोटल आवेश होगा, संपूर्ण आवेश निकाय का संपूर्ण आवेश आएगा Q1 प्लस Q2 के जोड़ के बराबर। अब इसमें हम सब ये कह देते हैं, ये तो एक ऐसा निकाय है जो दो बिंदु आवेशों से मिलकर बना है। यह निकाय जो है दो बिंदु आवेशों से मिलकर के बना है। अब एक ऐसा निकाय की बात करते हैं जो कई अर्थात n बिंदु आवेशों से मिलकर बना हो। n बिंदु आवेशों से मिलकर के बना। इस निकाय का संपूर्ण जो आवेश होगा, संपूर्ण आवेश हो जाएगा, इन सभी का बीजगणितीय योग होगा।
Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट 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 Qn। इसका संपूर्ण आवेश इन सभी का बीजगणितीय योग होगा। अब इसमें से एग्जाम्पल लिया जाए कि मान लीजिए एक सिस्टम है, इसमें 5 ऐसे बिंदु आवेश या 4 ही बिंदु आवेश ऐसे हैं जो 2 कूलाम के प्लस 5 कूलाम का माइनस 3 कूलाम और 4 कूलाम। इस निकाय का संपूर्ण आवेश हो जाएगा संपूर्ण आवेश हो जाएगा माइनस 2 कूलाम और प्लस 5 कूलाम माइनस 3 कूलाम प्लस 4 कूलाम। तो जोड़ लीजिए, संपूर्ण हो जाएगा 5 में 2 गया, 3 आया, प्लस 3 इधर मिला तो माइनस 3 से गया तो बचा क्या, प्लस 4 कूलाम। संपूर्ण सिस्टम पर प्लस 4 कूलाम चार्ज आवेश उपस्थित है। तो यह इसकी योज्यता हो गई। आगे की चर्चा करते हैं हम सब। वैद्युत आवेश संरक्षित होता है। वैद्युत आवेश क्या होता है, संरक्षित होता है। कोई निकाय ले लीजिए, वह निकाय विलग हो, आइसोलेटेड हो, अलग हो, आसपास कुछ न होने की वजह से उसे आवेश दिया नहीं जा सकता, न उससे आवेश लिया जा सकता है। अतः वह अलग होने के कारण अब उसका संपूर्ण आवेश संरक्षित रहेगा। अब मान लीजिए एक सिस्टम हम सब मानते हैं, एक बिल्ली की खाल ले लेते हैं, दूसरा एबोनाइट रॉड ले लेते हैं। तो दोनों को आपस में घर्षण कराने पर ये दो ही हैं जो एक निकाय बनाए, जो एक सिस्टम बना रहे। एबोनाइट क्षण को बिल्ली की खाल में घर्षण कराने पर जो इलेक्ट्रॉन होगा बिल्ली की खाल से निकल करके एबोनाइट क्षण में जाएगा। तो संपूर्ण सिस्टम क्या बना रहेगा, आवेश संरक्षित बना रहेगा। एक तो धनावेशित हुआ, बिल्ली की खाल धनावेशित हुआ और एबोनाइट क्षण ऋणावेशित हुआ। लेकिन संपूर्ण निकाय की बात करें, बिल्ली की खाल और एबोनाइट क्षण की बात करें तो देखिए संपूर्ण आवेश संरक्षित बना रहता है। आगे बात करें, प्रकृति में कुछ ऐसे भी निकाय उपस्थित होते हैं, जैसे हम सबसे क्या ले लें, न्यूट्रॉन को ले लें। ये न्यूट्रल होता है, फिर भी प्रकृति के द्वारा इसे 2 भागों में तोड़ा जा सकता है, अर्थात आवेश उत्पन्न किया जा सकता है। आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है। उसमें क्या रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, एक प्रोटॉन रहेगा। परंतु संपूर्ण सिस्टम ले लिया जाए तो न्यूट्रॉन तो ब्रेक हुआ, वो तो ऑलरेडी न्यूट्रल था। एक प्रोटॉन जनरेट हुआ, एक इलेक्ट्रॉन, तो लेकिन उसका संपूर्ण योग क्या मिला, 0 मिला। इस प्रकार से हम सब कह सकते हैं आवेश सदैव संरक्षित होता है। आवेश को न ही उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट। संपूर्ण विलग निकाय का हम सब कहेंगे आवेश न तो क्या किया सकता है,
उसमें उत्पन्न किया जा सकता है, न ही उसके आवेश को नष्ट किया जा सकता है। एक सिस्टम की बात किया जाए तो आगे की बात करते हैं। आवेश सदैव क्या रहता है? संरक्षित रहता है। तीसरे की बात करते हैं। आवेशों का क्वांटमीकरण रहता है। आवेशों के क्वांटमीकरण को समझने के लिए हम सब एक एग्जाम्पल की चर्चा करते हैं। एक निकाय ले लेते हैं। इस निकाय में हम सब ये मानकर चलते हैं कि N1 इलेक्ट्रॉन आया। N1 इलेक्ट्रॉन आया, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है N1 आया। अब प्रोटॉन इसमें N2 आया। N1 इलेक्ट्रॉन आया और N2 प्रोटॉन आया। इस निकाय पर हम सब ये देखते हैं कि N1 इंटू माइनस ई और प्लस निकाय पर आवेश जो होगा, निकाय पर आवेश N1 इंटू माइनस ई प्लस N2 इंटू प्लस ई। माइनस ई इलेक्ट्रॉन के आवेश को दिखाता है, प्लस ई प्रोटॉन के आवेश को दिखाता है। तो यहां संपूर्ण आवेश कितना हो जाएगा? तो माइनस N1 और प्लस N2। तो यहां यह दर्शा रहा है कि N1 माइनस N1 प्लस N2 ये E के साथ मल्टीपल में है। E के साथ क्या है? मल्टीपल है। N1 और N2, N1 और N2 ये क्या है? इंटीजर्स है, पूर्णांक है। ये भी पूर्णांक है और यह भी पूर्णांक है, दोनों पूर्णांक हैं। तो दो पूर्णांकों का जोड़ भी एक पूर्णांक ही आता है। अर्थात यह प्रदर्शित कर रहा है, यह आवेशों का क्वांटमीकरण को प्रदर्शित कर रहा है कि यह E के पूर्ण गुणज में है। पूर्ण किसमें? गुणज में। इसी को हम सब क्या बोलते हैं? E का पूर्ण गुणज। अब कौन सा पूर्ण गुणज? इसका मतलब पूर्णांक का गुणज। पूर्णांकों का यह गुणज होता है। इसी को हम सब नाम देते हैं आवेशों का क्वांटमीकरण। आवेशों का क्वांटमीकरण अर्थात Q बराबर हम सब कह सकते हैं किसी भी निकाय पर आवेश होता है Ne के बराबर, जहां N पूर्णांक है। इसका वैल्यू माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। आवेश सदैव क्या होते हैं? क्वांटमीकरण में होते हैं। आवेशों का क्वांटमीकरण क्या है? तो देखिए, आवेश इस प्रकृति में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को कहे जाए तो किसी भी निकाय से इलेक्ट्रॉन ही जब जाते हैं उस निकाय पर क्या रहता है? धन आवेश जनरेट होता है। उस निकाय पर क्या जनरेट होता है? धन आवेश। लेकिन यदि हम सब कहीं बाहर से इलेक्ट्रॉन आते हैं, ऋण आवेश आ जाएंगे। इस पर एक इकाई क्या आ जाएगा? धन आवेश आ जाएगा। इस पर एक इकाई ऋण आवेश आएगा। एक इकाई ऋण आवेश आएगा। इसकी चर्चा हम सब कहें तो ये बन जाता है इलेक्ट्रॉन के जाने के पश्चात। ये इस पर इलेक्ट्रॉन जाने के पश्चात इससे ये बन जाता है। इस पर इलेक्ट्रॉन आने के पश्चात ये बन जाता है।
तो यहाँ आवेश जो हुआ एक इलेक्ट्रॉन के गमन के कारण हुआ, ये आवेश आया 1e, यहाँ भी आवेश आया -1e। यदि यही इलेक्ट्रॉन 2 होता तो ये आवेश कितना हो जाता, 2 प्लस जाता। इसमें क्या आ जाता, 2 इलेक्ट्रॉन जाता, इसमें दो इलेक्ट्रॉन आता तो 2 चार्ज हो जाता। तो इसमें इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में आ रहे हैं। तो यही हम सब कहते हैं इस सब्सटेंस में n इलेक्ट्रॉन आए, n इलेक्ट्रॉन इसमें से जाए, तो यहाँ पर चार्ज आएगा प्लस Ne हो जाएगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन इस पर आए तो -Ne हो जाएगा। इस तरीके से Q जो मिल रहा है Ne अर्थात E के ऐसा मल्टीपल होता है जो n का पूर्णांक होता है, n का पूर्ण गुणज होता है। इसमें n क्या है, पूर्णांक है, जो धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक की बात करता है। तो n के मल्टीपल में ही यह सदैव Q उपस्थित होता है। अब इसमें देखा जाए तो कुछ ऐसे आवेशों से हम सबको सामना करना पड़ता है जो व्यवहारिक रूप में बहुत बड़े होते हैं। ये व्यवहारिक रूप में इतना छोटा इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन इतना छोटा होता है, इसका जो अभी क्वांटमीकरण का गुण है Ne, क्वांटमीकरण का गुण है, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल ही है, तभी इसे हम सब क्वांटमीकरण कहते हैं। अर्थात E का मल्टीपल है, पूर्ण गुणज है, पूरा का पूरा पूर्णांक में गुणज कहलाता है, इसलिए इसे हम सब क्या नाम देते हैं, क्वांटाइजेशन, क्वांटमीकरण कहते हैं। अभी मैंने कहा कि कुछ ऐसे व्यवहारिक में आवेशों से सामना करना पड़ता है कि जो E पर उपस्थित आवेश है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, यह बहुत ही छोटा आवेश है, बहुत ही छोटा आवेश है। अब एक कूलम की बात करें, इसमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन इसमें शामिल होंगे, तब एक कूलम आवेश होता है जो वैद्युत आवेश का SI मात्रक होता है। वैद्युत आवेश के SI मात्रक एक कूलम के बराबर आवेश लाने के लिए इसमें इलेक्ट्रॉनों की बहुत बड़ी तादाद का सामना करना पड़ता है। अतः ध्यान से देखा जाए तो यह बहुत बड़ी राशि है, बहुत बड़ी। E के आवेश की तुलना में यह बहुत बड़ी राशि है, एक कूलम। अब व्यवहार में इससे थोड़ा छोटे एक माइक्रो कूलम, एक मिली कूलम या मिली कूलम, माइक्रो कूलम और मिली कूलम, इस तरह से सामना करना पड़ता है। यह भी इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है, तो इलेक्ट्रॉन के आवेश की तुलना में यह बहुत बड़ा आवेश है। बहुत बड़ा आवेश होने के कारण एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का जो महत्व है, यह इतने बड़े आवेशों में नहीं हो पाता। अतः कभी कभी कहा जाता है कि इसे हम सब ये कह सकते हैं, इतने बड़े आवेशों के लिए इलेक्ट्रॉन के इस क्वांटमीकरण को के औचित्य को नकारा जा सकता है। अब समझिए, हम सब ये कहें छोटे पैमाने पर एक बिंदु है,
अब इन्हीं बिंदुओं से मिलकर के रेखा बनता है, इन्हीं बिंदुओं से मिलकर के रेखा बनता है। तो अब इस बिंदु से ये रेखा मिलकर बना है। छोटे पैमाने पर देखें, बहुत छोटे पैमाने पर देखें तो ये इसका औचित्य रहता है, बहुत छोटे पैमाने पर। लेकिन जैसे 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 हम सब स्थूल में आ जाते हैं, बड़े पैमाने पर आ जाते हैं, तो इस एक पॉइंट का महत्व नहीं रह जाता है, उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता है। इसमें बहुत ढेर सारे, बहुत ज़्यादा मात्रा, अनंत है क्या बिंदु। उसी प्रकार से इसमें भी हम सब कह सकते हैं यह इतना बड़ा मात्रक है, इसकी तुलना इतना बड़ा आवेश है कि इसमें इलेक्ट्रॉन, कई इलेक्ट्रॉन के आवेश इसमें सम्मिलित है। तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन या कुछ इलेक्ट्रॉन इसका औचित्य नहीं रह जाता इन बड़े व्यवहारिक मात्रकों में। कुछ ऐसे आवेश होते हैं जिनको हमको सामना करना पड़ता है, तो उनमें यह औचित्य दिखाया जाता है, इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। इसके लिए सबसे पहले माइकल फैराडे ने इसके आवेश को, अर्थात उसके क्वांटमीकरण गुण को बताया था, और मिलिकन नामक वैज्ञानिक ने उनकी इस क्वांटमीकरण के गुण को सिद्ध किया। तो ये हम सब का रहा वैद्युत आवेश के मूल गुण। इसमें एक और गुण आता है, समान आवेशों में प्रतिकर्षण का गुण होता है और विपरीत आवेशों में आकर्षण का गुण होता है। समान आवेशों में क्या होता है, इसमें समान आवेशों में प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है, रिपल्सिव फोर्स पाया जाता है, इसमें रिपल्सन प्रॉपर्टी पाया जाता है। और जबकि विपरीत आवेशों में आकर्षण का गुण पाया जाता है, अट्रैक्शन का प्रॉपर्टी पाया जाता है इसमें। अब ये जो आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का गुण है, इसके परिमाण को कूलाम नामक वैज्ञानिक ने अपने कूलाम के नियम के द्वारा समझाया है, जिसको हम सब अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय।